पग विचलन विधि, माध्य निकालने की पग विचलन विधि क्या होती है भाई, जल्दी से बताओ। वही ए के जो रन है उनमें कंसिस्टेंसी का बड़ा गड़बड़ मामला है, 0 है, 5 है, 10 है, फिर 120 भी है, 117 भी है, मतलब कि ये बना आपके पास 11, ठीक है, फिर बना आपके पास 20, ठीक है, फिर बना आपके पास 15, 15 के बाद 3.5, फिर ये बना 20, 20 के बाद 22.5। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो मैं आपका मैथ्स मेंटर, मैथ्स गुरु अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी के सामने आ चुका हूं क्लास 11th का एक और फाइनल वन शॉट लेकर के, जो 11th क्लास का यहां से हमारा सिलेबस भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, मुझे लगा अचानक से बंद हो गई, मैं स्क्रीन बंद नहीं हुई है। चलिए, तो सांख्यिकी चैप्टर ऐसा है जिसमें अगर हम बात करें तो आपका यहां पर सबसे पहले तो 10th क्लास में जो हमने सांख्यिकी पढ़ी थी, जिसमें हमने माध्य, माध्यिका, उसका काफी यूज होने वाला है, ठीक है। यहां पर हम आपका जो भी हमने 10th स्टैंडर्ड में माध्य और माध्यिकाओं को पढ़ा था, हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे हम ये जांचते हैं और देखते हैं कि भाई जो भी हमारा माध्य आता है ना, दिए गए आंकड़ों का जो भी हमारे पास माध्य आता है या माध्यिका आती है, तो आंकड़ों का उनसे विचलन क्या होता है ना। तो यहां पर जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो आपके पास होगा माध्य विचलन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? माध्य विचलन ज्ञात करना। और ये माध्य विचलन हम माध्य और माध्यिका दोनों के सापेक्ष निकालना सीखेंगे। माध्य तथा माध्यिका, माध्य तथा माध्यिका दोनों के सापेक्ष हम निकालना सीखेंगे माध्य विचलन। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि भाई माध्य विचलन से काम हर जगह नहीं बन पाता है ना। कुछ जगहों पर क्या होता है कि भाई हम देखते हैं कि वो जो विचलन है उसका हम उन आंकड़ों का कुछ खास यूज नहीं कर पा रहे, तो फिर हमने यहाँ पर दूसरी चीज पढ़ी जिसको हम यहाँ पर बुलाते हैं आपके पास प्रसरण, ठीक है ना। फिर उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपके पास प्रसरण, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर मानक विचलन। तो ये तीन चीजें हैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़नी है, ठीक है। एक तो माध्य विचलन निकालना, दूसरा प्रसरण निकालना, और फिर मानक विचलन निकालना। इन तीनों चीजों को हम यहाँ पर क्लास के अंदर आपका डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सांख्यिकी है क्या? तो सांख्यिकी है बच्चों आंकड़ों को इकट्ठा करना और उन आंकड़ों को एनालाइज करना, है ना, उन आंकड़ों का विश्लेषण करना और उससे कुछ निष्कर्ष निकालना, ठीक है। आज के समय पर अगर हम बात करें, चाहे कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, है ना, हर जगह या किसी भी बड़े चीजों को हम देखा जाए, अगर हमें बहुत बड़े स्केल पर अगर हमें चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है तो हम सांख्यिकी का ही प्रयोग करते हैं, स्टैटिस्टिक्स ही प्रयोग होती है, ठीक है। चाहे आप देखें कि जब कोविड महामारी चल रही थी तो कोविड महामारी के वक्त पर आप देखते थे टीवी में बहुत सारे ऐसे आंकड़े आते थे जिसमें लिखा होता था कि भाई यहाँ पर मास्क कितने ज्यादा हैं, कितने कम हैं, वैक्सीनेशन कितने लोगों का हुआ, कितने लोगों को नहीं हुआ। तो इतनी 125 करोड़ आबादी वाले देश में किसी भी चीज को अगर बताना है कि भाई क्या चीज हुई क्या चीज नहीं हुई, तो वहां पर सांख्यिकी का प्रयोग होता है। तो सांख्यिकी का जो मूल प्रयोग है वो है कि जब आंकड़े काफी ज्यादा होते हैं तो उन आंकड़ों को अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ 3 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं जिनको हम 10वीं क्लास में भी पढ़ करके आए थे, जिसमें होता है माध्य, माध्यिका और आपका बहुलक, है ना, मीन, मीडियन और मोड। जिसमें से अगर हम बात करें तो माध्य और माध्यिका इस चैप्टर के अंदर भी आपके यूज होने वाले हैं। बहुलक का यहां पर कोई प्रयोग नहीं होगा, तो यहां पर आपको बहुलक को रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। माध्य का मतलब क्या होता है, यानी कि यहां पर जो दो चीजें आपको सबसे ज्यादा प्रयोग में आएगी वो है एक तो माध्य और दूसरा आपके पास माध्यिका। तो इन दोनों चीजों को हमें अच्छे से रिकॉल करना यानी कि याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माध्य क्या होता है भाई, हमें पता है माध्य मतलब कि एक तरीके से एवरेज, है ना। अगर आपके पास मान लो कुछ एन आंकड़े दिए गए हैं तो उन सभी एन आंकड़ों का जो एवरेज है ना, एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी आंकड़ों को जोड़ करके उसको कुल आंकड़ों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास में माध्य निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है? माध्य निकल के आ जाता है। और वही माध्यिका क्या दर्शाता है? माध्यिका रिप्रेजेंट करता है मिडिल टर्म को। किसके मिडिल टर्म को?
अगर जो हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में अगर वो एक निश्चित क्रम में है, निश्चित क्रम का मतलब है या तो वो आरोही क्रम में हो या तो वो अवरोही क्रम में हो, तो आरोही या अवरोही क्रम में अगर हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं तो उन आंकड़ों में जो सबसे मध्य का आंकड़ा है, जो मिडिल वाला हमारा डेटा है, उसको हम माध्यिका बुलाते हैं, है ना। यानी कि माध्यिका में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम में होना, और उस क्रम में होने पर जो आंकड़ा सबसे बीच में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से बात करूंगा कि मान लीजिए मेरे पास में कुछ नंबर दिए हैं, है ना, नंबर दिए हैं, मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 2 3 5 7, इस तरह से हमारे पास, और मान लो यहां पर हमने 2 3 5 7 6 लिख दिया, ठीक है, इस तरह से नंबर से लिख दिए 2 3 5 7 6। अगर मुझे इन आंकड़ों का माध्य निकालना है, क्या निकालना है, इन आंकड़ों का माध्य निकालना है, तो माध्य सिंपल क्या है कि जितने भी आंकड़े हैं हम सबको जोड़ दीजिए, और कितने आंकड़े हैं, 3 और 2 5, 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहां पर जोड़ने से कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पास में 23 बटे में आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये लगभग लगभग हमारे पास 5 चौको 20, फिर 5 छक्का 30, 4.6 हमारे पास माध्य निकल करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4.6 हमारे पास माध्य निकल करके आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब माध्यिका अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं। लेकिन जब हम यहां पर माध्यिका कैलकुलेट करेंगे तो माध्यिका के केस में क्या होगा, ठीक है, माध्यिका केस में 4.6 शायद थोड़ा सा कट रहा होगा तो नीचे लिख देता हूं, ठीक है, जैसे 4.6। चलिए, माध्यिका अगर मुझे निकालना है इन आंकड़ों का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो यहां पर पहले तो 2 आएगा, उसके बाद आपके पास 3 है, फिर 5 है, 6 और 7 को थोड़ा सा आपस में रिप्लेस चेंज कर लिए क्योंकि 6 छोटा है, 7 बड़ा है उससे, ठीक है। तो 2 3 5 6 7। अब यहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं फॉर्मूला माध्यिका निकालने के लिए, देखो माध्यिका निकालने के लिए अगर हमारे पास सतत आंकड़े हैं, आंकड़े भी 2 प्रकार के होते हैं, 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस क्लासेस जो होती हैं उसको हमने 10वीं क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो हम अभी बेसिक चीज रिकॉल करवा रहा हूं कि माध्यिका अगर हमारे पास इस तरीके से आंकड़े दिए गए हो तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आंकड़ों की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर आंकड़ों की संख्या n का मान 5 है, ठीक है। तो जब n बराबर 5 है तो इस कंडीशन में जो मध्य पद होगा वो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद n प्लस में 1 अपॉन में 2th टर्म होगा। क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म या n प्लस 1 बाई 2th पद हो जाएगा, है ना, n प्लस 1 बटे 2वां पद हो जाएगा। तो यहां से 5 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 6 बटे 2, यानी कि 3वां पद, 3वां पद, और 3वां पद यहां पर आपके पास में 5 है। तो यहां पर हम माध्यिका हमेशा मिडिल वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पर कुछ ऐसा बन जाता है कि अगर n आपके पास विषम है, n आपका विषम है, तो उस कंडीशन में जो माध्यिका होता है वो n प्लस 1 बटे 2वां पद होता है, n प्लस 1 बटे 2वां पद होता है। और अगर n हमारे पास में सम है, उस कंडीशन में आपका जो माध्यिका होता है वो आपके पास n बटे 2वां पद, n बटे 2वां पद, ठीक है, n बटे 2वां पद प्लस में n बटे 2 प्लस में आपका 1वां पद, प्लस में आपका 1वां पद, और पूरे के होल डिवाइड में यहां पर 2 होता है, पूरे के होल डिवाइड में यहां पर आपका 2 होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका इस प्रकार के आंकड़े, जब आंकड़े ऐसे अलग 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 दिए होते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। अगर पदों की संख्या आपके पास में विषम है तो n प्लस 1 बटे 2वां पद आपका माध्य होता है, माध्यिका होता है। और अगर पदों की संख्या आपके पास में सम है तो n बटे 2वां पद प्लस में n बटे 2 प्लस 1वां पद, और दोनों मध्य पदों का आधा, है ना। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जब हम आंकड़ों की संख्या हमारे पास सम होती है तो 2 मध्य पद मिलते हैं, और 2 मध्य पद मिलते हैं तो उन 2 मध्य पदों का जो माध्य है, जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है,
वो माध्यिका हो जाता है। तो ये माध्य और माध्यिका की कहानी है। बाकी सतत आंकड़े, असतत आंकड़ों के लिए माध्यिका निकालना हमने अपना स्कूल की क्लासेस में ऑलरेडी सीखा हुआ है, ठीक है। यदि आंकड़े आपके पास में सतत हो, है ना, यदि आंकड़े आपके पास में सतत आंकड़े हो, तो सतत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने के कौन कौन से फॉर्मूले हैं? तो देखो, माध्य निकालने के जो सूत्र हैं, टोटल 3 प्रकार के मेथड है। एक होती है आपकी डायरेक्ट मेथड, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। दूसरी होती है आपके पास कल्पित माध्य विधि। दूसरी विधि कौन सी होती है जिससे हम माध्य निकालते हैं? वो होता है आपके पास कल्पित माध्य विधि। और तीसरी हमारे पास जो विधि होती है माध्य निकालने की, वो होती है आपके पास पग विचलन विधि। क्या होती है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि का सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर लीजिए। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का तरीका होता है कि एक्स बार बराबर समेशन एफ आई गुणे में एक्स आई बटे में समेशन एफ आई। ये होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य, यानी कि जो भी आंकड़े हैं उनकी बारंबारताओं से गुणा और सबका योगफल, नीचे पर बारंबारताओं का योगफल। एफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है? एफ आई रिप्रेजेंट करता है बारंबारताओं का योगफल, ठीक है। ये हमारे पास प्रत्यक्ष विधि इसको हम बोलते हैं। जब कल्पित माध्य विधि की बात करते हैं, तो कल्पित माध्य विधि में यहां पर हम एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में समेशन एफ आई इंटू में डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, ये हमारे पास कल्पित माध्य होता है, जहां पर डी आई का मान एक्स आई माइनस में ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक्स आई माइनस में ए के बराबर, ठीक है। इस विधि को हम आपके पास माध्य निकालने की कल्पित माध्य बोलते हैं। ए जो यहां पर होता है ये कल्पित माध्य होता है। ए आपके पास यहां क्या निरूपित करता है? ए आपका यहां पर कल्पित माध्य को निरूपित करता है। ये सारी चीजें हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, ठीक है ना। इसलिए केवल और केवल मैं आपको यहां पर रिकॉल करवा रहा हूं कि भैया एक बार याद कर लो कि हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, ठीक है। ये कल्पित माध्य विधि से निकालने का तरीका है। पग विचलन विधि, माध्य निकालने की पग विचलन विधि क्या होती है भाई, जल्दी से बताओ। पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है? तो बार बराबर ए प्लस में समेशन एफ आई इंटू में यू आई अपॉन में समेशन एफ आई, और इस पूरे का मल्टीप्लाई हो जाता है एच के साथ में। इस पूरे का मल्टीप्लाई हो जाता है एच के साथ में। यहां पर आपका जो यू आई होता है वो एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच के बराबर होता है, ठीक है। और एच जो होता है वो वर्ग अंतराल का, है ना, वर्ग अंतराल की चौड़ाई होती है। वर्ग अंतराल की चौड़ाई होती है, साइज होता है कि भाई जो वर्ग अंतराल है उसकी चौड़ाई कितनी है। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये सतत आंकड़े हैं, ठीक है। इनको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। इनकी चौड़ाई का मतलब यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, ठीक है। तो h का मतलब होता है वर्ग अंतराल की चौड़ाई, ठीक है जी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम यहां पर माध्य निकालने के लिए अगर हमें सवाल हल करना होगा तो माध्य हम इन 3 विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद बारी आती है भाई, अगर हमें माध्यिका निकालना हो, है ना, तो माध्यिका निकालने के लिए सिंगल एक ही फॉर्मूला है ना। अगर आंकड़े हमारे पास में सतत हो, सतत आंकड़ों के लिए अगर हमें माध्यिका निकालना है ना, हमें क्या निकालना है? आपके पास माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो माध्यिका को हम कैपिटल एम से निरूपित कर देते हैं। यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम माध्यिका को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। कैपिटल एम से हम माध्यिका को यहां पर निरूपित करेंगे। और माध्य की अगर मैं बात करूं तो माध्य को यहां पर हम इस प्रकार से एक्स बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। माध्य को एक्स बार से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ। तो माध्यिका को यहां पर हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला होता है एन प्लस में ब्रैकेट क्लोज एन बाई 2 माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आपके पास में एच।
ये होता है हमारे पास माध्यिका निकालने का सूत्र। हमेशा याद रहना चाहिए, है ना, ये हमेशा याद रहे तभी तो आपको फायदा होगा। अगर फॉर्मूला भूल गए तो माध्यिका ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें इस चैप्टर के अंदर आनी चाहिए वो है माध्य निकालने के सारे तरीके आने चाहिए। आंकड़े आपके पास बहुत ही छोटे छोटे आंकड़े हैं मान लो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं। आंकड़े हमारे पास थोड़े बड़े हैं, ठीक है, अब बड़े आंकड़े हैं तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए हम कल्पित माध्य या पग विचलन विधि लगाते हैं। मेरा तो फेवरेट होता है पग विचलन विधि, क्योंकि ये ज्यादा कैलकुलेशन को छोटा कर देता है, और कैलकुलेशन जितनी छोटी होती है उतना ही हमें ज्यादा बढ़िया रहता है, वरना कैलकुलेशन में ही दिक्कत हो जाती है। आधे सवाल तो कैलकुलेशन की वजह से ही गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं पग विचलन विधि को ज्यादा प्रयोग करता हूं। और ये माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है, सीएफ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें भी सवालों में आएंगी तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब क्लास 10th का है, तो उम्मीद है कि कुछ कुछ चीजें तो आपको ऑलरेडी आती होंगी, याद होगा, है ना, याद थोड़ा बहुत भी होगा तो अभी जब पढ़ेंगे तो दिमाग में वापस से रिकॉल हो जाएगा। बाकी तो चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो बात करने वाले हैं कि भाई हम यहां पर दो चीजों के बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं, विचलन, ठीक है, यहां पर हम क्या पढ़ते हैं भाई, विचलन पढ़ते हैं। विचलन का मतलब ये है कि भाई मान लो मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूं कि विचलन इस प्रकार से कि जैसे कि मान लो हमारे पास दो बल्लेबाज हैं, ठीक है, एक बल्लेबाज ए है और एक बल्लेबाज बी है। ध्यान से समझिएगा, बल्लेबाज ए ने पिछले 10 मैचों में कुछ इस प्रकार से रन बनाए हैं कि पहले मैच में 30, फिर 91, फिर 0, फिर 64, फिर 42, फिर 80, फिर 30, फिर 5, फिर 117 प्लस फिर 71। ये बल्लेबाज ए के क्या है, रन जो उसने स्कोर किया। बल्लेबाज बी ने जो रन बनाए उसमें 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57, 52। ये हमारे पास क्या है, बल्लेबाज बी ने पिछले 10 मैचों में जो भी रन बनाए उसको निरूपित किया है, उसको लिखा गया है। अब अगर मैं यहां पर माध्य निकालता हूं, बल्लेबाज ए ने जो भी रन बनाए, ठीक है, तो भाई माध्य निकालने का तरीका क्या, इन सबको जोड़ दो, 10 से भाग दे दो, है ना। तो भाई वो तो बेसिक कैलकुलेशन तुम्हें करना आता ही है, तुम खुद भी कर लोगे कि माध्य हमने निकाला, सबको जोड़ के 10 से भाग दे दो। तो बल्लेबाज ए का जो माध्य यानी कि एवरेज, बल्लेबाज ए का जो एवरेज आया है वो कितना आया है, 53 आया है, 53 आया है। और बल्लेबाज बी का भी जो एवरेज निकल करके आया है 53 निकल करके आया है। अब थोड़ा खुद दिमाग लगाइएगा कि दोनों बल्लेबाजों का एवरेज बिल्कुल एक समान है, यानी कि माध्य इनका बिल्कुल एक समान है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों बल्लेबाज की परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसी है, ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल बढ़िया खेल रहे हैं, है ना। क्या हम ये एनालाइज कर सकते हैं, देखो हम ये तो कह सकते हैं कि भैया एवरेज दोनों के बराबर है, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ और फैक्टर्स को ढूंढने जाओ तो क्या माध्य आपको गुमराह नहीं कर रहा कि भैया दोनों बल्लेबाज बिल्कुल बढ़िया एकदम परफेक्ट है, यानी कि 53 का एवरेज है, दोनों बराबर बल्लेबाज। माध्य तो कहता है कि दोनों बराबर बल्लेबाज हैं, लेकिन जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आंकड़ों पर नजर डालने से हमें पता चलता है कि अगर मैं इन सभी जो उसने रन बनाए हैं इन सभी रनों को अगर मैं एक संख्या रेखा पर मान लो ऐसे दर्शा दूं, ठीक है, तो आप खुद देखोगे कि जो ए ने स्कोर किया है, जो बल्लेबाज ए ने स्कोर किया है और जो बल्लेबाज बी ने स्कोर किया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि बी के जो भी रन है वो बहुत कम विचलित है, बहुत कम डेविएशन है, यानी कि कंसिस्टेंसी बराबर मेंटेन करी हुई है बंदे ने, ठीक है। वही ए के जो रन है उनमें कंसिस्टेंसी का बड़ा गड़बड़ मामला है, 0 है, 5 है, 10 है, फिर 120 भी है, 117 भी है, मतलब कि डेविएशन विचलन बहुत ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि हम कभी भी टीम में ऐसे प्लेयर्स को चुनना पसंद करते हैं जो कंसिस्टेंट हो, है ना। अब हमें पता है कि भैया ये प्लेयर तो कंसिस्टेंट नहीं होता है ना, ये आएगा मार के चला जाएगा एक मैच में सेंचुरी और अगले 4 मैच में
0, 5, 10, 15, 20, तो हम क्या बोलेंगे, भैया यार उसका भरोसा नहीं है, एक मैच में चले गए बाकी मैच में गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो एवरेज भले ही उसका और किसी दूसरे प्लेयर का बराबर आ जाए, लेकिन विचलन हमें बताता है कि भैया कंसिस्टेंसी किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माध्य आंकड़ों को बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज करने में मदद नहीं कर पा रहा है ना। माध्य तो सिंपली बोल देता है कि भैया ये माध्य दोनों के बराबर है, माध्य बराबर है, लेकिन माध्य बराबर होने से हम बिल्कुल सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। यानी कि हमें यहां पर सही डिसीजन लेने में किसने मदद करी, सही डिसीजन लेने में मदद करी है जब हमने डेविएशन देखा, विचलन देखा कि विचलन क्या है ना। हम देख रहे हैं कि यहां पर स्कैटर्ड है, रन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पर डॉट जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल फैले हुए हैं, तो जो फैले हुए हैं वो स्कैटर्ड है, और यहां पर एक जगह पर बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं, कम स्कैटर्ड है, कम फैले हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर ये जो स्कैटरिंग है इसको हम विचलन के थ्रू पढ़ते हैं कि भैया विचलन कितना ज्यादा है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर है। तो बच्चों इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमें एक नई चीज की जरूरत पड़ जाती है। वो नई चीज आपके पास क्या है, जैसे कि हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीन चीजें तो 10वीं क्लास में पढ़ी, लेकिन 11वीं क्लास में हमारी स्टडी और आगे बढ़ रही है, और किस पर आ रही है, मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि प्रकीर्णन की मापें, है ना। प्रकीर्णन को हम यहां पर मीजर्स करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर डेविएशन बोलो या उसको प्रकीर्णन बोलो, जो भी आप बोलो, है ना, उसको आप डेविएशन बोलो, प्रकीर्णन बोलो, एक ही मतलब होता है। यहां पर हम 4 प्रकार के प्रकीर्णन को पहले जानते हैं, लेकिन यहां पर पढ़ना हमें सिर्फ 2 है। पहला है हमारे पास परिसर। परिसर क्या होता है, देखो परिसर तो कुछ भी नहीं है, परिसर बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है दोनों का अंतर निकाल लो। दोनों का अंतर हमें रेंज बताता है, दोनों का अंतर, सबसे बड़ी माप और सबसे छोटी माप का जो डिफरेंस है वो हमारा परिसर बताता है। वही चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये अभी आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना, ये बस यहां पर लिखा है, लेकिन ये आप पढ़ोगे जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे, ग्रेजुएशन में पहुंच जाओगे, तो आप क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे। अभी ये आउट ऑफ सिलेबस की चीज है, ठीक है। तो हमारे पास मैंने क्या बोला कि रेंज तो भाई कुछ है ही नहीं, ऐसे रेंज में कुछ करना ही नहीं होता। रेंज पूछेगा तो सबसे बड़ी माप से सबसे छोटी माप को घटा दो, बस रेंज आ जाएगी। जो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है वो यहां पर आपके पास है, एक तो माध्य विचलन, मीन डेविएशन, ठीक है, और दूसरा है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 2 चीजें हैं जो हमें अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए, तो परिसर का मतलब यहां पर सिंपल सा क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। परिसर का मतलब होता है कि भाई सबसे बड़ी स्कोर में से सबसे छोटे स्कोर को माइनस करा, तो यहां पर रेंज हमारे पास 117 आ गई। बल्लेबाज बी के लिए परिसर, सबसे बड़ा स्कोर 46, 60 था, सबसे छोटा 46 था, दोनों का अंतर 14 आ गया। तो यहां पर परिसर निकालना कुछ खास ज्यादा मतलब कुछ करना नहीं होता, सबसे बड़ी माप से सबसे छोटी माप को घटा देना है, तो वो आंकड़ों का परिसर निकल करके आ जाता है। आगे बात करते हैं माध्य विचलन के बारे में, ठीक है। देखो माध्य विचलन क्या है, ध्यान से समझिएगा। मान लो हमारे पास कुछ आंकड़े दे दिए गए, समझिएगा, हमारे पास कुछ आंकड़े x1, x2, x3, x4, x5, और इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास कुल n आंकड़े दे दिए गए हैं, है ना, आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का जो माध्य होगा, इन आंकड़ों का जो माध्य होगा वो हो जाएगा x बार, जो कि हो जाएगा सिंपली x1 प्लस में x2 प्लस में डॉट 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 xn बटे में n के बराबर, है ना। अब दूसरा स्टेप होता है आपका विचलन, दूसरा स्टेप होता है विचलन। अब विचलन में हम क्या करते हैं, विचलन में हम जो हमारा माध्य है ना, जो हमारा माध्य है उन माध्य से सभी आंकड़ों का यानी कि सभी आंकड़ों से माध्य का विचलन ज्ञात करते हैं। यानी कि विचलन होता है हमारे पास आपका x1 माइनस में x बार
ये हमारा x1 से विचलन कहलाएगा, है ना। x1 से विचलन x1 माइनस में x बार होगा। x2 से विचलन हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस में x बार। यहां पर हम मॉड क्यों लगा रहे हैं, मॉड इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम जो भी विचलन लें वो हमारा पॉजिटिव रहे, वो विचलन हम पॉजिटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, निगेटिव क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी किसी सवाल में आपको ये चीज खुद दिखेगी कि यहां पर हम मॉड क्यों लगाते हैं। अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो होता क्या है कि भाई जब मैं इन विचलनों का माध्य निकालूंगा तो बहुत सारे आंकड़े आपस में एक दूसरे को काट करके जीरो हो जाएंगे, अगर हम मॉड ना लगाएं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम विचलन कैसे निकाल रहे हैं, नोट करिएगा। विचलन में जो भी आपके पास x1 x2 x4 xn है, इनमें से माध्य का अंतर और एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मानक मापांक ले रहे हैं इनका, ठीक है। और इस तरीके से बढ़ते 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 आपके पास xn माइनस में x बार, ये क्या है, ये विचलन है। किससे विचलन है, दिए गए आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष विचलन है। यहां पर दिए गए आंकड़ों का हमारा क्या है, माध्य के सापेक्ष। यहां पर विचलन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये विचलन किसके सापेक्ष है, ये विचलन आपका माध्य के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है, माध्य के सापेक्ष है, ठीक है। दूसरा विचलन हमारे पास माध्यिका के सापेक्ष भी हो सकता है। तो यहां पर अगर हम माध्यिका निकालें तो मान लो दिए गए आंकड़ों की जो माध्यिका है, मान लो वो आपके पास में m आती है। अब माध्यिका निकालना तो मैंने बता ही दिया है, तो मान लो दिए गए आंकड़ों की माध्यिका m निकल करके आती है। तो अगर हम विचलन निकाले, दूसरी चीज विचलन हम माध्यिका के सापेक्ष निकाले, तो विचलन हम माध्यिका के सापेक्ष क्या लिखेंगे, x1 माइनस में m का मॉड, कॉमा x2 माइनस में m का मॉड, फिर x3 माइनस में m का मॉड। इस तरीके से xn माइनस में x का xn माइनस में m का मॉड। ये विचलन जो हमारा है, ये विचलन है हमारा माध्यिका के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, ये विचलन आपका माध्यिका के सापेक्ष विचलन है, ठीक है। ये माध्यिका के सापेक्ष विचलन है। अब समझिएगा, माध्य विचलन हम जो माध्य विचलन है वो माध्य के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, माध्यिका के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं माध्य विचलन निकालूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं माध्य विचलन, और इसको हम देखो मीन डेविएशन भी बोलते हैं। माध्य विचलन को हम एमडी से रिप्रेजेंट भी करते हैं। और अगर माध्य विचलन तुम निकाल रहे हो माध्य के सापेक्ष एक्स बार के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे पास आंकड़े हैं उन सभी आंकड़ों के विचलनों का जो माध्य आएगा, उन सभी आंकड़ों के विचलनों का जो माध्य आएगा वो हमारे पास मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन कहलाएगा, है ना। माध्य के सापेक्ष जो विचलन है उन सभी विचलनों का जो माध्य है वो हमारे पास मीन डेविएशन है, लेकिन किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। वहीं पर मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, यानी कि माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष क्या हो जाएगा, x1 माइनस में m प्लस में x2 माइनस में m और प्लस में डॉट 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 आपका xn माइनस में m। ये जितने भी विचलन है इन सभी का माध्य, तो ये कहलाता है माध्य के सापेक्ष विचलन, और ये है हमारा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो ये हमारे पास मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार एंड मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, दोनों चीजें यहां से हमारी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पर आपके पास दोनों का लिखा भी हुआ है, समझा भी दिया है। एक सवाल कर लेते हैं तो थोड़ा सा बेटर होगा। जैसे कि हमारे पास प्रश्न में लिखा है कि भाई निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका माध्य निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस में 7 प्लस में 10 प्लस में
12 प्लस में आपके पास 13 प्लस में आपके पास 4 प्लस में आपके पास 8 प्लस में आपके पास 12। सही नोट कर लेना। 6 प्लस 7 10 12 13 4 8 12। ठीक है, और कुल कितने आंकड़े हैं हमारे पास, है ना, 2 2 4 2 6 2 8, कुल 8 आंकड़े हैं। इन सभी का टोटल निकालो, है ना, इन सभी का टोटल निकालो। टोटल क्या हो जाएगा, तो देखो 12 12 8 20, 12 8 20, 20 4 24, 24 10 34 34 3 34 3 37 37 2 38, 38 10 48, 48 10 58, 58 और 54 54 58, है ना, यहां से कितना बना, फिर से एक बार चेक कर लेना, है ना, 6 सही तो लिखा है ना, 12 8 20, 20 4 24, है ना, 24 24 24 10, 24 10 34 34 3 37 37 2, ओ सॉरी यहाँ पे 39 हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो तो ये आपके पास बन जाएगा 72/8, है ना, मेरा 71 आ रहा था, मैंने कहा एक बार दोबारा चेक कर लेते। 72/8, 72/8 यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। ये हमारे पास माध्य आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, माध्य विचलन निकालते हैं, है ना। तो विचलन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे विचलन क्या हो जाएंगे, देखना, 6 से 9 का अंतर, 6 से 9 का अंतर, कॉमा में 7 से 9 का अंतर, 7 से 9 का अंतर, 7 से 9 का अंतर, ठीक है, 10 से 9 का अंतर, फिर कॉमा में 12 से 9 का अंतर, जो भी लूंगा मॉड में लेना है, 12 से 9 का अंतर, फिर यहां से 13 से 9 का अंतर, कॉमा में 4 से 9 का अंतर, फिर कॉमा में 8 से 9 का अंतर, फिर यहां से 12 से आपका 9 का अंतर। तो ये बेसिकली कितना बना, ये बना 3, यहां से बना आपके पास 2, यहां से बना आपके पास में 1, यहां से बना आपके पास में 3, फिर ये बना आपके पास में 4, फिर ये बना आपके पास में 5, फिर ये बना आपके पास में 1, और फिर यहां से बना आपके पास में 3। क्या बन गया, 3 2 1 3 4 5 1 3। ठीक है, 3 2 1 3 4 5 1 3, ये हमारे पास विचलन आ गया। अब माध्य विचलन अगर मैं यहां पर निकालूं, क्या निकालूं, माध्य विचलन निकालूं, तो माध्य विचलन यानी कि इन सभी का जोड़, 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18 1 19 19 3 22, क्या बना 22। 22 में किससे डिवाइड कर दिया, हमारे पास 8 से भाग दे दिया, तो 22/8 कितना हो जाएगा, 8 कमा 8 दूनी 16, फिर यहां से आप जाएगा आपके पास 16 4 20, ठीक है, 8 7 56 2.7, फिर 60 आ जाएगा ना यहाँ से, 8 5 40, ठीक है, 2.75, डन, क्लियर है। कितना आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी, डन, क्लियर है, 2.75 निकल करके आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आंकड़ों का विचलन हो गया माध्य के सापेक्ष। डन डन डन, चलिए आगे बढ़ते। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, एक बार जल्दी से फटाफट से बता दो, किसी को कोई डाउट यहां पर, बढ़िया, चलिए, ये था हमारे पास माध्य के सापेक्ष आपका विचलन है। इसी प्रकार से हम यहां पर माध्यिका के सापेक्ष भी विचलन निकाल सकते हैं, लेकिन माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकालने के लिए पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो यहां पर आंकड़े बनेंगे हमारे पास 3 कॉमा में 3, एक ये 3, ये 3, इन दोनों के बाद में आपके पास यहां से 4 आ जाएगा, है ना, फिर ये आपके पास में 5 आ जाएगा, 5 के बाद हमारे पास 5 के बाद हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 7 7 के बाद हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 के बाद में 10 आ जाएगा, 10 के बाद में हमारे पास 12,
12 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 21। कुल आंकड़े यहाँ पर काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हमने सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा लिया। आंकड़ों की संख्या कितनी है बेटा? 11 है। तो माध्यिका हमारे पास क्या होगा? माध्यिका होगा हमारे पास 11, एक विषम है, विषम में एक जोड़ो, यानी कि छठवां पद, छठवां पद आपके पास यहां पर माध्यिका होगा। छठवां पद क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आपके पास यहां पर क्या है बेटा? माध्यिका है। ठीक है, 9 हमारे पास क्या है? यहां पर माध्यिका है। ठीक है, ओके, क्लियर है? यहां पर 9 हमारे पास क्या है? यहां पर माध्यिका है। बस अब हमने क्या करना है? अब हमने विचलन निकाल लेना है। ठीक है, तो विचलन यहां से हमारे पास, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, मीडियन के सापेक्ष माध्य विचलन क्या हो जाएगा? तो अंतर देखना, 3 से 9 का अंतर अगर मॉड करूंगा तो 6 आएगा। 9 से 9 का अंतर आपके पास ऐसे भी देख लो, यहां से 3 से 9 का अंतर 6, फिर 3 से 9 का अंतर 6, 4 से 9 का अंतर 5, 5 से 9 का अंतर 4, 7 से 9 का अंतर 2, 9 से 9 का अंतर 0, 10 से 9 का अंतर 1, 12 से 9 का अंतर 3, 18 से 9 का अंतर 9, 19 से 9 का अंतर आपके पास 10, और 21 से 9 का अंतर आपके पास क्या हो गया? 11 1 12। ठीक है, यानी कि आपके पास 12, और इन सभी को एवरेज निकाल लेते हैं, इन सभी का एवरेज निकाल लेते हैं यहां पर 11 से भाग दे करके। ठीक है, इन सभी का एवरेज निकाल लो फटाफट से, यहां से 11 से भाग दे करके। ठीक है जी, जल्दी से बताइए, इन सभी का एवरेज निकालोगे, 11 से भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा? पहले नंबर देख लो, 6 है, 6 है, 5 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 4 है, 2 है, 0 है, 1 है, 3 है, 9 है, 10 है, 12 है। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर दिख गए। इन सबका योग करोगे तो कितना बन रहा है? ये टोटल करने पर एक बार देख लो, 6 + 6 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 1 24, 24 3 27, 27 3 30 6 36, 36 10 46, 46 2 48, 10 58, 58 बन रहा है। कितना बन रहा है? 58। तो 58 बटे में आपके पास 11, क्या बना? 58 बटे में 11, भाग दे दोगे, 11 पंजे 55। ठीक है, फिर आएगा आपके पास यहाँ पर 3, फिर 11, 11 पचे 55, 3 आएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, 22 22 22, फिर आपके पास कितना बच जाएगा? 8, 11 77, यानी कि 5.27 है ना, 5.27 अप्रोक्सीमेट ये आंसर हमारे पास निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? 5.27 हमारे पास दिए गए आंकड़ों का माध्य विचलन निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट से बिना किसी देरी के। चलिए, अब इसी प्रकार वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है, तो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालना है, चाहे हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका के सापेक्ष विचलन, सब कुछ सेम है। बस हमें यहां पर क्या करना होगा कि यहां पर हमें फॉर्मूला जो लगाना होगा वो आपका वर्गीकृत आंकड़ों के लिए लगाना होगा। तो वर्गीकृत आंकड़ों में अगर हमारे पास इस प्रकार से पद दिए हैं, जैसे कि x है 2 5 6 8 10 12, यहां पर fi है 2 8 10 7 8 5। ठीक है, अब यहां पर अगर हमें फॉर एग्जांपल किसके सापेक्ष निकालना है? माध्य के सापेक्ष। किसके सापेक्ष निकालना है? माध्य के सापेक्ष। तो माध्य के सापेक्ष निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो यहां पर माध्य कैलकुलेट करोगे। अब यहां पर माध्य कैलकुलेट करना हम देखें तो पहली बात, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में, एक्स आई माइनस में एक्स बार अपॉन में समेशन एफ आई करेंगे। क्या करेंगे? बटे में समेशन एफ आई करेंगे। नोट कर लीजिएगा, यहां पर हमको एक्स बार क्या है? दिए गए आंकड़ों का माध्य है। ठीक है, और एक्स आई माइनस एक्स बार हमारा माध्य, मतलब कह सकते हैं कि विचलन है। तो विचलन का संगत बारंबारताओं के साथ में गुणा करके योग निकालो, उसके बाद
पूरी बारंबारताओं का जो योगफल है उससे भाग दे दो। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमको यहां पर करनी होती है। तो अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल एक टेबल बना लेता हूं जिसमें एक तरफ लिखा हुआ एक्स आई, दूसरे तरफ लिखा हुआ है हमारे पास एफ आई, जहां पर एक्स आई हमारे पास में 2 2 5 6 2 5 6 8, ठीक है, 10 है और 12 है। एफ आई हमारे पास यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहां से 8 है, 2 8 10 7, 2 8 10 7, उसके बाद 8 5, 8 है 5 है। ठीक है, ये हमारे पास एफ आई है। क्लियर? आप चाहो तो यहां पर थोड़ा सा सिंपल करने के लिए अगर आप चाहें तो मतलब लगा सकते हैं अपना कल्पित माध्य विधि, है ना, कल्पित माध्य से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी मुश्किल दिख नहीं रही है, तो मैं चाहूं तो एक्स आई इंटू में एफ आई करके भी डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकता हूं, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 5 40 हो जाएगा, 10 के 60 हो जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा, 10 अटे 80 हो जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा। ये हमारे पास समेशन मतलब एक्साइज इंटू में एफ आई हो गया। अब हमें फ्रीक्वेंसीज का सम समेशन एफ आई जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना बन रहा है, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 10 20, 20 8 2 10, 10 प्लस 10 20, 20 का 27, 27 और 27 में 8 जोड़ना है तो 27 3 30 और 30 में 5 जोड़ोगे तो 35, 35 5 40, तो ये हमारे पास में 40 आ रहा है। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये मोटा मोटा जोड़ते हैं, है ना, 60 और 60 120, 120 और 80 200, है ना, 120 और 80 200, 256 256 4 आपके पास 260, 260 और 40 हमारे पास कितना हो गया 300। तो यहां पर हमारे पास समेशन एक्स आईज इंटू में एफ आईज आपके पास में 300 आया। कितना आ गया, ये हमारे पास में 300। तो सबसे पहले माध्य निकाल लेंगे तो बनेगा 300 बटे में आपके पास में 40, यहां से बना 30 बटे में 40, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, तो यहाँ पर 7 बार में जाएगा, फिर आएगा आपके पास 2 4 पंजे 20, 7.5 निकल के आया। क्या निकल के आया हमारे पास 7.5, है जी, पक्का 7.5 ये हमारे पास माध्य निकल के आया है। अब जरा ध्यान से समझना, अगली टेबल जो हमारे पास हो जाती है उसमें हम निकालते हैं आपका एक्स आई माइनस में एक्स बार। ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले 2 से अब मल्टीप्लाई क्या होगा, नोट करिएगा, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई क्या होगा, किसका डेविएशन मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यहां पर लिख लो कि एक्स बार हमारे पास में कितना है 7.5, तो 2 से 7.5 का अंतर कितना बनेगा 5.5, 5 से करोगे तो 2.5 बनेगा, 6 से करोगे तो 1.5 बनेगा, 8 से करोगे तो 1.5 बनेगा, सॉरी 8 से करोगे तो यहां पर आपके पास सिंपल 0.5 बनेगा, 10 से करोगे, है ना, तो आपके पास अगेन, है ना, 10 से करोगे तो 2.5 बनेगा और 12 से करोगे आपके पास तो 4.5 बनेगा। चेक कर लो, 5.5 बन रहा है, ठीक है, उसके बाद 2.5 बन रहा है इससे, ठीक है, उसके बाद 1.5 बन रहा है, ठीक है, फिर यहां से 8 से कर रहे हो तो कितना बन रहा है आपके पास 0.5 बन रहा है, 10 से कर रहे हो तो कितना बन रहा है आपके पास 2.5 बन रहा है, 12 से कर रहे हो तो कितना बन रहा है 4.5। अब हम रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट करेंगे, एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में एक्स बार, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 55 दूनी आपके पास 110 होता है, तो यहां से आपके पास 11 आ जाएगा, है ना, फिर 8 25 अटे 200 होता है, 200 से यहां से केवल 20 बचेगा, यहां से आपके पास सिर्फ 15 बचेगा, यहां से आपके पास 3.5 बचेगा, यहां से आपके पास 25 अटे 200 तो अगेन 20 बचेगा, यहां से आपके पास 5 पचम 25, 5 चौको 20 25, तो 25, 5 को 20 2 बाई, हाँ 22.5 बनेगा, कितना बनेगा 22.5।
22 चेक कर लेना। ये बना आपके पास 11, ठीक है, फिर बना आपके पास 20, ठीक है, फिर बना आपके पास 15, 15 के बाद 3.5, फिर ये बना 20, 20 के बाद 22.5। योग निकालो तो यहां पर समेशन एक्स, समझिएगा, समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में एक्स बार, ये जो टोटल निकल के आ रहा है ये कितना आ रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.5 बाद में जोड़ देना। 20 10 30 एक 31, 31 5 आपके पास 31 5 आपके पास 36 10 46, 46 30, 46 3 49, 49 20 69, 69 और 20 आपके पास बने 69 79 89, और 89 89 में आपने 2 जोड़ा 91, 91 में 0.5 ऐड कर दिया 92, तो ये आपके पास में 92 बना। क्लियर है? अच्छा, तो अब हमको यहां से निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार क्या हो जाएगा, ये 92 से हमने फ्रीक्वेंसीज के सम को यानी कि 40 को भाग दे देना है। तो ये हमारे पास में कितना निकल के आ गया, यहां से आप भाग दे दोगे, 40 दूनी 80 होता है, 2 बार में गया, यहां से 12 आया, दशमलव आओगे 0 आएगा, 40 तिहाई 120, 2.3 निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.3। तो निम्नलिखित आंकड़ों का यहां पर माध्य के सापेक्ष विचलन ज्ञात कर लिया। किसके सापेक्ष ज्ञात कर लिया? माध्य के सापेक्ष विचलन निकाल लिया। आई बात समझ में, है ना? इसी प्रकार से सवाल हमारे पास अगला है, यहां पर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है, माध्यिका के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, आंकड़े यहां पर 3 6 9 12 13 15 21 22 हमारे पास इस प्रकार से आंकड़े दे दिए गए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले तो हमारे पास एक्स आई है और हमारे पास जो कि है 3 6 9 12, 3 6 9 12 15 15 21 और उसके बाद में लिखा है आपके पास 22। अब ध्यान से मान, एफ आई है इनकी फ्रीक्वेंसी, ये 3 3 बार आया है, 6 4 बार आया है, 9 5 बार आया है, 12 2 बार आया है, 13 एक सेकेंड 13 मिस कर दिया ना, 12 के बाद 13 भी है ना, रुक जाओ यही गड़बड़ हो जाता है ना। 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 21 है, फिर 22 है। तो 13 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 15 कितनी बार आया है? 5 बार। 15 5 बार, 21 4 बार और 22 मेरे पास 3 बार। तो 3 4 5 2, 3 4 5 2, फिर 4 5 4 3, 4 5 4 3। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? अब अगली टेबल होती है सीएफ की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ये आंकड़ा आपके पास में ध्यान से समझिएगा, लेस देन टाइप का डेटा होता है सीएफ। तो यहां से बनता है 3, 3 + 4 आपके पास 7, 7 + 5 आपके पास 12, 12 + 2 आपके पास 14, 14 + 4 आपके पास 18, 18 + 5 आपके पास 23, 23 + 4 आपके पास 27, 27 + 3 आपके पास में 30। यह हमारे पास में सीएफ बनता है। क्या बनता है? सीएफ बनता है। अब जरा ध्यान से देखो, कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है? कुल आंकड़ों की संख्या अगर हम देखें, समेशन ऑफ एफ आईज, आंकड़े हमारे पास में 30 है जो कि सम है। आंकड़ों की संख्या हमारे पास सम है। तो इस कंडीशन में जो माध्यिका होगा, माध्यिका जो होगा वो क्या होगा? इस कंडीशन में माध्यिका होगा 30 का आधा कितना होता है? 15, यानी कि 15वां पद। ठीक है, प्लस में आपके पास 16वां पद, 15वां पद प्लस में 16वां पद और उस दोनों का आधा, है ना। 15वां पद प्लस 16वां पद दोनों का आधा। यहां पर 15वां और 16वां पद क्या होंगे? देखो, 14 से बड़े 15 और 16 है, और 14 से बड़े 15 और 16 जो भी पद आएंगे वो हमारे पास 13 है। यानी कि हम यहां से क्या देख सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 15वां और 16वां पद हमारे पास क्या होंगे? यहाँ पर 13। हम यहाँ पर सीएफ में से देखेंगे 14 से बड़ा क्या है? 15 16, 18 से कम है। तो अब ये जो पद है वो 13 और 13 होंगे। यहां से बन जाएगा आपके पास 13 + 13/2 यानी कि 13।
यानी कि यहां पर हमको माध्यिका 13 निकल करके आ गया। क्या निकल के आ गया? माध्यिका 13 निकल करके आ गया। आई बात समझ में? ओके, अब काम तो हमें सेम करना है, माध्यिका निकालनी थी। थोड़ा सा मैंने यहां पर जगह बना लेनी है, क्योंकि यहां से हम लिख देते हैं समेशन एफ आई बराबर 30 है। तो यहां से माध्यिका माध्यिका आपके पास में हमको आ जाएगी 15वां पद प्लस में 16वां पद का आधा। 15वां प्लस 16वां पद, ये बनेगा आपके पास 13 प्लस में 13 बटे 2 यानी कि 13। यहां तक ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो अगली टेबल बनेगी हमारे पास एक्स आई माइनस में एम, है ना। तो 13 आया है हमारे पास, है ना। एक्स आई माइनस में 3 माइनस 13 कितना बचेगा? 10। 6 माइनस 13, 6 6 12 और 1 7। 9 माइनस 13 यहां से आपके पास बनेगा 4। 12 माइनस 13 बनेगा 1। 13 माइनस 13 बनेगा 0। 15 माइनस 13 बनेगा 2। ठीक है, और 21 यानी कि 7 और 1 8 बनेगा, और यहां से 9 बनेगा। ये बना हमारे पास एक्स आई माइनस में एम बार। ठीक है, दिन नोट कर लेना। 10 है, ठीक है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 8 है, और फिर आपके पास में 9 है। ये हो गया। अब अगला हमारे पास काम होता है एफ आई इंटू में आपके पास एफ आई माइनस में एम। इनका इनका आपस में प्रोडक्ट कर दो, इनका इनका आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए। तो यहां पर 10 गुणे 3 30 बनेगा, 4 सत्ते 28 बनेगा, 5 चौको 20 बनेगा, है ना। थोड़ा सा देखना ध्यान से, गलती से 2 गुणे 1 बनेगा, 4 गुणे 0 बनेगा, 5 दूनी 10 बनेगा, 4 अठे 32 बनेगा, 9 तिक 27 बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। कितने बना? 30 28 20। ठीक है, 2 0 10। ठीक है, 32 और 27 यहां से बन गया। अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, जो कि बनेगा समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस का एम अपॉन में समेशन एफ आई। यहां से कैलकुलेट कर लो। ये हमारे पास सम कितना आ रहा है, इसको अगर हम जोड़ते हैं, है ना, जोड़ लेना। 30 20 50 50 60 58 58 10 58 10 68 10 78 78 2 80 80 10 90 90 3 90 3 120 120 120 120 140 140 147 149, यानी कि ये समेशन हमारे पास में 149 बन रहा है। कितना बना? 149। दिस इज 149। कितना बन गया है आपके पास? 149 बचा। 149 को अगर हम F5 से डिवाइड कर दे, जो कि हमारे पास में समेशन ऑफ F5 हमारे पास यहां से 30 आएगा। आप जोड़ोगे तो 30 आएगा, तो यहां पर हम इसको 30 से डिवाइड भी कर दें, तो बस 149 बटे 30 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? हाँ जी, बताओ फटाफट से। 5 बार में पूरा तो जाएगा नहीं, 5 से कम आएगा ना। हाँ, लिख लो अप्रोक्सीमेट 4.97 निकल के आ रहा होगा, है ना। लगभग 4.97 आपके पास निकल करके आ रहा होगा। चलिए, तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सतत आंकड़ों के लिए भी आप निकाल सकते हो माध्य विचलन, है ना। सतत आंकड़ों के लिए भी निकाल सकते हो। अब यहां पर कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। सतत आंकड़े हैं, माध्य विचलन निकालना है। फॉर्मूला आप चाहे माध्य निकालने के लिए यहां पर यूज कर सकते हो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये तुम माध्य निकालने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर तुम चाहो यहां पर अज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि भी यूज कर सकते हो। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस में समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई, यहां पर लेकिन एच मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जब डी आई का यूज करते हैं तो डी आई यहां पर क्या होता है? एक्स आई माइनस में ए होता है। यहां पर जो यू आई होता है वो आपके पास एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच होता है। ठीक है, अब ये यू आई हम आगे पर इसका यूज करेंगे, इसको सीधे हम वाई आई भी बुला सकते हैं। ठीक है, इसको हम सीधे
वाई, मतलब यूआई भी बोल सकते हैं, वाईआई भी बोल सकते हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? एनीवन कोई डाउट? चलो, तो बेसिकली हम यहां पर एक और फॉर्मूला भी थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला? कि देखो, माध्य के सापेक्ष विचलन का फॉर्मूला है हमारे पास मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? समेशन एफ आई इंटू में आपके पास एक्स आई माइनस में आपके पास एक्स। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम ऐसे ही रहेगा, है ना। डिवाइड में आपके पास समेशन ऑफ एफ आई है। मतलब यहाँ पर कोई शॉर्टकट अभी तो नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, जब हम वेरिएंस यानी कि प्रसरण निकालेंगे, मानक विचलन निकालेंगे, तो यहाँ पर कुछ हमें और भी चीजें, हम कुछ और इसमें फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अभी आप खुद देख रहे होगे कि जो भी हम माध्य विचलन निकाल रहे हैं, ये माध्य विचलन वास्तव में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं, इतना यूज नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर हमें आंकड़ों को कुछ भी चेंज करने की लिबर्टी खत्म हो जाती है। जैसे ये मॉड लगा देते हैं, तो मॉड अपने आप में बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है ना। आप किसी को जेल के अंदर बंद कर दो, तब क्या होगा? वो वैसे ही कैदी बन चुका है। अब इन कैदियों से तुम क्या काम करवाओगे? तो बेसिकली हमें कहीं ना कहीं पर यही एक समस्या है कि माध्य विचलन जो होता है वो आगे पर हमें इतना प्रयोग नहीं होता, और माध्य विचलन के स्थान पर हम मानक विचलन का प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। ठीक है, खैर इस सवाल को करना है, अभी करते हैं फटाफट से जल्दी से एक बार, है ना। आंकड़े हमारे पास सतत दे रखे हैं, ठीक है, और हमें यहां पर किसके सापेक्ष निकालना है? माध्यिक, ओ सॉरी, मैंने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं है। माध्यिका के सापेक्ष बोला, माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड। माध्यिका के सापेक्ष बोल रहा है ना, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। हमसे प्रश्न में बोल रहा है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए, है ना, माध्यिका के सापेक्ष। तो यहां से माध्यिका निकालने का सूत्र होता है आपके पास n प्लस में ब्रैकेट में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में आपके पास में H होता है। तो यहां पर सबसे पहले वर्ग अंतराल हमारे पास दिए गए हैं, उनको नोट कर लीजिए, है ना। वर्ग अंतराल है हमारे पास 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के आपके पास 20, 20 से लेकर के आपके पास में 30, 30 से लेकर के आपके पास में 40, 40 से लेकर के आपके पास में 50, 40 से 50, और उसके बाद आखिरी है हमारे पास 50 से लेकर के 60। ये वर्ग अंतराल है। उसके बाद अगला है, अब देखना, जो भी हमारे पास वर्ग अंतराल है, सबसे पहले हम एक्स आईज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती यहाँ पर, इनकी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में यहाँ पर है, उसके बाद आपके पास 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 4, 4 के बाद 2, 6 7 15 16 4 2, 6 7 15 16 4 2। ठीक है, अगली टेबल होती है हमारे पास CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, जो कि होती है 6 7 6 13, 13 प्लस 15 28, 28 और 10 38, 38 और 6 38 2 40, 4 44, 44 44 44 44 4 48, 48 और 2 50। ठीक है जी, यानी कि n ये हमारे पास 50 आ गया। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास में क्या है? 50। तो यहाँ से n/2 मेरे पास क्या हो जाएगा? 25। 25 को तुम देखोगे तो वो हमारे पास 44 से बड़ा है। 25 हमारे पास, सॉरी 25 की बात कर रहा हूँ ना, हाँ 25 की बात कर रहा हूँ। तो 25 हमारा 13 से तो बड़ा है। 13 से बड़ा है मतलब कि 28 वाली रेंज पर आएगा, और 28 वाली रेंज में आएगा तो माध्यिका वर्ग, यानी कि यहां पर हमारा माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग की अगर मैं बात करूं तो माध्यिका वर्ग हमारे पास 20 से 30 हो जाएगा, है ना। माध्यिका वर्ग हमारे पास 20 से 30 हो जाएगा। अब 20 से 30 हो गया तो सारे के सारी चीजें फॉर्मूले से हमें रखनी है। यहां पर L क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि इसकी निम्न सीमा हमारे पास 20 है।
n/2 ऑलरेडी तुमने 25 लिख रखा है, यानी कि n/2 बराबर आपके पास 25 आ रखा है। CF हमारे पास माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि हमारे पास CF हमारे पास में यहां पर कितना हो गया, 13 हो गया। F क्या होता है, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 15, ठीक है। और H हमें पता है वर्ग चौड़ाई, इनकी चौड़ाई, तो H हमारे पास यहाँ पर 10 है। सबको फॉर्मूले में रख दोगे तो यहां से M कैलकुलेट हम कर सकते हैं। M आ जाएगा आपके पास L, मतलब फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है L प्लस में n/2, यानी कि L की वैल्यू 20 प्लस में n/2 यानी कि आपके पास 25, माइनस में आपके पास CF यानी कि 13 बटे में आपके पास F यानी कि 15 और गुणे में आपके पास में यहाँ पर 10, तो ये बन गया आपके पास 20, 13 प्लस यहां से बचेगा आपके पास 12, है ना। तो 12, 3 चक्को 12, 3 बचे 15 गुणे में 10, 5 दूनी 10, यहां से आपके पास 28, क्या बन गया 28। क्लियर है, यहां से 28 बना, यानी कि हमारे पास माध्यिका कितना आ गया, 28 निकल करके आ गया। इज इट क्लियर। अब अगला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है, यानी कि एक्साइज। अच्छा, एक्साइज यहां पर कैलकुलेट तो करना पड़ेगा क्योंकि विचलन निकालना है। 0 से 10 की एक्साई हमारे पास 5 बनेगी, 10 से 20 की हमारे पास में 15 बनेगी, 20 से 30 की हमारे पास में 25 बनेगी, 30 से 40 की हमारे पास में 35 बनेगी, 40 से 50 की हमारे पास 45 बनेगी, 50 से 60 की हमारे पास 55 बनेगी, ठीक है। और अगली टेबल में हमारे पास आता है एक्स आई माइनस में एम का एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो ये कितना बनेगा, 5 से 28 का डिफरेंस कितना बना आपके पास में, 23 बना। 15 से 28 का डिफरेंस आपके पास में 15 दूनी 30, 30 में 15 में 2 कम कर दो, यहां से 13 बचा, ठीक है। 25 और 28 में 3 का, 35 में 5 और 2 7 का, और 45 से यानी कि 2 तो ये हो गया आपके पास, और यहां से 30 17 17 बन गया आपके पास, और फिर यहां से 55 है, तो 55 के लिए आप देखोगे 2 तो ये 30, 25 2 27 हो गए 27, ये हमारे पास ये बन गया। इसका अगर हम योग करते हैं, ठीक है, यानी कि यहां पर इनका टोटल निकालोगे एक्स आई माइनस में एम बार का, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम यहां से देखें 3 3 6 3 9 9 7 आपके पास 16 16 7 आपके पास 23 23 7 आपके पास 30 30 की 0 हाथ से लगी 3 2 1 3 3 और 1 आपके पास 2 1 3 2 1 3 3 1 4 4 2 6, ठीक है। अच्छा, इसको तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट भी तो करना है, अरे इसकी जोड़ने की जरूरत क्या है, अभी तो प्रोडक्ट करना है एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में एम, ये प्रोडक्ट करना है ना। ओके, तो 6 गुणे 23 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिक 18, 6 तिक 18, 6 दुनी 12 और 1 13, 138, 13 सत्ते 91, यहां से बनेगा आपके पास में 91, 15 तिक आपके पास में 45 बन जाएगा। सो देखना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 7 छंग 42 की 2, 7 एकम 7 4 11, 112 हो गया, 17 तिक्या 17 चौके 68, 68 हो गया, 27 दुनी आपके पास 7 दुनी 14, 2 दुनी 54, 54 हो गया। चेक कर लो, 138 91 45 112 68 54, अब ये टोटल निकालोगे आप, ठीक है। ये टोटल, ये समेशन कितना आ रहा है, ये समेशन अगर निकालोगे 8 1 9 9 5 14 14 2 16 16 4 20 8 28 की 8 हासिल लगी 2 9 3 12 12 4 16 1 17 17 5 आपके पास 22 22 6 28 28 1, है ना, 28 और यहाँ से 2 आया था ना, 28 2 30 हासिल लगी आपके पास 3, फिर यहां से आपके पास बनेगा 1 और 1 2, 2 और 3 5, कितना बना 508 बना, तो ये हमारे पास 508, यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, कितना बना, इसका सम जो कि है हमारे पास 508, फिर हमारे पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि हमारे पास में 52 है,
अरे सॉरी, यहाँ पर तो 50 आएगा ना, ये 50 करना चाहिए। ये 50, ठीक है, यहाँ तो सही लिखा है 50, यहाँ पर गलती से 52 लिख दिया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में 50 हो जाएगा, बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो। ओके जी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 10.16 अप्रोक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है, 10.16। तो मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन हमारे पास 10.16 लगभग इसके बराबर होगा। तो ऐसे सवाल हमारे आपके पूछता है माध्य विचलन में बस, लेकिन माध्य विचलन को इतना ही समझो, इससे ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन इजीली तुम कर सकते हो, तुम्हें खुद पता है कि माध्य निकालना है, फिर विचलन निकालना है और फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, है ना, लेकिन यहां पर ध्यान से देखना सवाल पढ़ते वक्त, जब माध्य लिखा है तो माध्य के सापेक्ष निकालना है, और जब माध्यिका लिखे तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहां पर बात करते हैं माध्य विचलन की परिसीमाएं। तो भैया लिमिटेशंस क्या है इसकी लिमिटेशंस है कि यहां पर हम आंकड़ों को किसी अन्य रूप में प्रयोग नहीं कर पाते, ठीक है। अन्य रूप में प्रयोग ना कर पाने का मतलब है कि भाई मॉडल्स लगा दिया है, अब उसके आधार पर ना तुम उनको कोई डिफरेंट टाइप से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ना डिफरेंट फॉर्मुलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि मापांक अपने आप में एक टिपिकल चीज हो जाती है कि मॉड लगा दिया, अब क्या करोगे, हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते वहां पर, ठीक है। तो उस केस से बचने के लिए फिर ये सोचा गया कि भाई हम क्या यहां पर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हम इन विचलनों का वर्ग भी तो कर सकते हैं, हम इन विचलनों का वर्ग यानी कि स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, स्क्वायर से भी तो ये काम हो सकता है। तो इसलिए यहां पर जन्म होता है आपका प्रसरण का और मानक विचलनों का। प्रसरण क्या होता है कि अगर आपके पास n आंकड़े दे दिए जाएं तो उन n आंकड़ों का प्रसरण, देखो प्रसरण हो गया या मानक विचलन हो गया, ये दोनों काम हम माध्य के सापेक्ष ही करेंगे, ये दोनों काम हम माध्य के सापेक्ष ही यहां पर पढ़ने वाले हैं। यहां पर अब माध्यिका का रोल खत्म है, अब माध्यिका हम यूज नहीं करेंगे, यहां पर केवल और केवल हम जो पढ़ने वाले हैं वो केवल माध्य के सापेक्ष पढ़ने वाले हैं। किसको? प्रसरण को और मानक विचलन को। मानक विचलन कुछ नहीं है, प्रसरण का वर्गमूल है, जो भी प्रसरण आता है उसका वर्गमूल मानक विचलन होता है। खुद हुआ क्या यहां पर जितने भी आंकड़े आते हैं, मान लो आपके पास x1 x2 xn आंकड़े हैं, तो हम मान लो हमारे पास दिए गए आंकड़ों का माध्य x बार है ना, ये हमारे पास मान लो माध्य है। तो जब हम प्रसरण निकालते हैं तो प्रसरण में हम क्या करते हैं, सभी आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष जो विचलन आता है उसका वर्ग कर दो, प्लस दूसरे आंकड़े का माध्य के सापेक्ष जो विचलन है उसका भी वर्ग कर दो, और ऐसा करते करते जितने भी आंकड़े हैं उन सभी आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष विचलन का वर्ग करके जोड़ो और इन सबका क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो, माध्य निकाल दो। तो ये जो चीज है इसको हम बुलाते हैं आपका प्रसरण। ये आपके पास होता है प्रसरण, और प्रसरण को हम सिग्मा स्क्वायर से, मतलब इसको हम सिग्मा क्या पढ़ेंगे, इसको हम रो स्क्वायर बोल सकते हैं, हाँ इसको हम रो स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, है ना, इसको हम रो स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही ये जो चिन्ह है ये आपका निरूपित करता है मानक विचलन। ये जो है आपका यानी कि इन सबका जो वर्गमूल बनेगा वो हमारा मानक विचलन बनता है, यानी कि मानक विचलन मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बनता है? मानक विचलन मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां से सवाल देखिए फटाफट से, ज्यादा आपको इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम कुछ सिंपल फॉर्मूले भी यहां पर स्टडी करेंगे, तो वो फॉर्मूले ज्यादा हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम बस थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास आंकड़े हैं, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, ठीक है। अब हमें अगर इन आंकड़ों का क्या करना है, इन आंकड़ों पे अगर हमें फॉर एग्जाम्पल निकालना है प्रसरण, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि भाई एक्स आईज को नोट कर लो, है ना। एक्स आईज हमारे पास 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया और 22 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया।
6 8 10 12 16 14 18 20 22 24। ठीक है, ठीक। अब अगर मुझे इन आंकड़ों का क्या निकालना है, हाँ अगर मुझे इन आंकड़ों का निकालना है सिंपल माध्य, तो माध्य कैसे निकालोगे, माध्य कैलकुलेट कर लो। इन सबको जोड़ करके किससे भाग देना है, सबको जोड़ करके, मतलब सीधे सीधे तरह दिमाग के लगाना है, यहां से सीधे माध्य निकालो। माध्य कितना बन जाएगा आपके पास, सीधे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर दो पहले तो, 4 2 6, 6 और 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 24 2 26, 26 4 26, 26 4 30 4 34, 34 34 6 40, 40 की जीरो, हाथ से लगी आपके पास में 4। ठीक है, हाथ से लगी 4। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ यहां पर, 2 2 4, 2 2 4, 4 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 11 11 11। ठीक है, 11 4 आपके पास, 11 4 आपके पास कितना बन गया, 15। 11 4 आपके पास बन गया 15। ठीक है, 150 बन गए। कितने आंकड़े हैं टोटल हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े हैं। ये हमारे पास माध्य 15 आ गया, खत्म। माध्य हमारे पास 15 आ गया है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे पास माध्य सीधे सीधे 150 बटे में 10 यानी कि 15 के बराबर आ गया। आ जाइए, अब सीधे नेक्स्ट स्टेप पर ही हम बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि भाई आई माइनस में एक्स बार का वर्ग करते जाओ, यानी कि 6 और 15 का वर्ग कितना बनेगा, 6 और 15 का डिफरेंस बनेगा आपके पास 9, 9 का वर्ग आपके पास बनेगा 81, ये सीधे बनेगा 81। 8 और 15, 8 7 15, 8 7 आया, 7 का वर्ग आपके पास क्या बन गया 49, 10 15 5, 5 का वर्ग आपके पास 25, 12 और 15 3, 3 का वर्ग आपके पास 9, 14 और 15 में 1, 1 का वर्ग 1, 16 और 15 में 1 का अंतर, 1 का वर्ग 1, 18 और 15 में 3 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 20 और 5 25 बनेगा यहाँ से 15, यानी कि 5 और 2 7, 7 का वर्ग आपके पास 49, 5 4 9, 9 का वर्ग यहाँ से आपके पास 81, ये बना। फिर से एक बार कैलकुलेट कर लो, 81 49, ठीक है, 25 9 1 1, 25 9 1 1, फिर 9 25 49 81। ठीक है जी, चलो इन सबका टोटल निकालोगे तो कितना आएगा, इन सबका टोटल निकालो कितना आएगा, 9 1 10, 10 5 15, 15 9, 15 5 20 4 24, 1 25, 1 26, 26 4 40, 26 26 4 30, 5 35, 35 5 40, 40 9 49, 1 50 की जीरो, हाथ लगी 5। उसके बाद 8 4 12, 12 12 12, 12 2 14, 14 14 2 16, 16 4 20, 20 8 28, 28 में 5 जोड़ोगे तो 28 2 30 3 33, 330 बनेगा। ठीक है, 330 बनेगा। यहां से आपके पास ये निकल के आ गया। तो प्रसरण क्या होता है, प्रसरण होता है हमारे पास ये जो 330 आया है ना, है ना, 330 प्रसरण क्या लिखते हैं, यानी कि जो भी आया इनके वर्गों का योग उसका माध्य। 330 बटे में आपके पास, हमारे पास कुल कितने आंकड़े हैं 10, तो ये कितना बना आपके पास 33, कितना बना आपके पास में 33, ये हमारे पास प्रसरण आया निकल करके। और अगर मुझे यहां से निकालना है मानक विचलन, अगर मुझे यहां से निकालना है क्या, मानक विचलन, तो वर्गमूल आपके पास में 33 कर दूंगा तो ये आपके पास मानक विचलन आ जाएगा। वर्गमूल 33 कर दूंगा तो ये आपके पास मानक विचलन आ जाएगा। डन है ना, वर्गमूल माइनस वर्गमूल 33 हमारे पास मानक विचलन होगा, ये प्रसरण आ गया। डन, क्लियर। लेकिन ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए तो हम मानक विचलन प्रसरण डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते, इसके कुछ अन्य फॉर्मूले भी हैं, है ना। अगर हमारे पास आंकड़े सतत बारंबारता के हो तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल है, प्रसरण निकाल रहे हो तो क्या करोगे, प्रसरण निकाल रहे हो तो संगत बारंबारताओं का
संगत बारंबारताओं का एक्स आई माइनस एक्स बार का जो डेविएशन है उसके वर्ग से गुणा करोगे और नीचे पर फ्रीक्वेंसीज से यहां पर भाग दोगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रसरण का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर हमें यहां से मानक विचलन निकालना है ना, हमें यहां से मानक विचलन बताना है, तो मानक विचलन आपके पास इस पूरे का वर्ग, ठीक है, इस पूरे का वर्ग यानी कि समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ओके, ठीक है जी। तो यहां पर अब हम थोड़ा सा क्या देखने वाले हैं कि यही जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ हम एडिशनल चीजें भी कर सकते हैं कि हम मानक विचलन को इस फॉर्म पर भी लिख सकते हैं जहां पर हमें कहीं भी माध्य अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़े, बिना माध्य कैलकुलेट करे भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा अगर ध्यान से समझो। हमारे पास प्रसरण हमको क्या दिया है, प्रसरण हमें पता है कि होता है फ्रीक्वेंसी एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में एक्स बार का स्क्वायर बटे में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, हमको पता है कि ये जो समेशन एफ आई है इसी को मैं कैपिटल एन भी बुलाता हूं, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं यहां पर अंदर स्क्वायर ओपन कर सकता हूं, यानी कि ये बनेगा समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई का वर्ग प्लस में एक्स बार का वर्ग, ठीक है, और माइनस में 2 टाइम्स एक्स बार इंटू में आपके पास एक्स आई, ये बना, और नीचे पर आपके पास समेशन ऑफ एफ आई है, समेशन ऑफ एफ आई है। अब इस एफ आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है हमारे पास समेशन। देखो, आपको एनी हाउ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन इन केस में अगर कभी भूल रहे हो, बिल्कुल कोई चीज दिमाग में मिस कर रही हो, तो आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे जी? तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा एफ आई इंटू में आप देखोगे एक्स आई का स्क्वायर। हमेशा ये ऑब्जर्व करना कि ये जो समेशन है ये हमेशा किससे ऑपरेट होता है, जहां पर ये आई लगा हो। जहां पर आई नहीं लगा ये तो एक माध्य है, माध्य कांस्टेंट है, तो कॉन्स्ट मतलब माध्य तो चेंज नहीं हो रहा, तो बेसिकली यहां पर इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहां से इसको मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन चूंकि हम देख सकते हैं कि इधर पे कोई आई नहीं लगा, केवल एक्स बार का स्क्वायर है, तो यहां पर ये प्लस में एक्स बार का स्क्वायर अलग से लिखा रहेगा और ये समेशन एफ आई यहां पर ऐसे प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में यहां पर देखोगे 2 टाइम्स एक्स बार लिखा रहेगा और समेशन में एफ आई इंटू में एक्स आई यहां पर प्रोडक्ट में आ जाएगा। नीचे पर आ जाओ, समेशन ऑफ एफ आई यहां पर लिखा हुआ है। डन है। अब अगर मैं यहां पर डिवाइड कर दे, देखो समेशन ऑफ एफ आई मेरे पास एन है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में ये वाला हमारे पास कैपिटल एन। ठीक है, यहां से आप आओगे ये कट जाएगा, ये बचेगा सिंपली प्लस में एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि ये भी एन है ये भी एन है, एन से एन कैंसिल आउट, माइनस में आपके पास 2 टाइम्स एक्स बार और ये बनेगा आपके पास समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई बटे में समेशन एफ आई, बटे में समेशन एफ आई। अब एक बात जरा ऑब्जर्व करो, ये वैल्यू तो एक्स बार है, यानी कि समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर बटे में कैपिटल एन प्लस में एक्स बार का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स एक्स बार। अच्छा, ये पूरी वैल्यू एक्स बार है तो एक्स बार का यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस में 2 टाइम्स एक्स बार का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार इक्वल टू होता है ना एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, तो ये अपॉन समेशन एफ आई। डन है, तो ये इससे माइनस हो जाएगा,
डन। तो ये बनेगा समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर और माइनस में आपके पास एक्स बार का होल स्क्वायर, माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर। थोड़ा सा यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो, है ना, अच्छा यहां पर हमारे पास कैपिटल एन भी लगा हुआ है, ठीक है, कैपिटल एन यहां पर हमारे पास लगा हुआ है। अब अगर मैं यहां से एक बात बोलूं कि एक्स बार इंटू में ये जो कैपिटल एन है ये मेरे पास होता है आई इंटू में एक्स आई, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ये बन जाएगा समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या बन जाएगा, एफ आई इंटू में एक्स आई का होल स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि यहां पर आपके पास एन स्क्वायर हो और इधर भी आपके पास में एन स्क्वायर हो, है ना। हम इसको ये लिख सकते हैं लेकिन उसके लिए एन स्क्वायर होना चाहिए। तो ये बन गया समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन, माइनस में ये वैल्यू कितनी बन गई, ये बन गई समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर। यहां से एन स्क्वायर को बाहर निकाल लो, दिस इज बिकम्स दिस, एन स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो 1 अपॉन में एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर बाहर निकालोगे तो एक एन इधर मल्टीप्लाई समेशन एफ आई इंटू में आपके पास एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से माइनस में आपके पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ये बनेगा। ये हमारे पास क्या बन गया, प्रसरण का एक और फॉर्मूला। क्या बना, 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू में एन इंटू में एफ आई इंटू में एक्साइज का स्क्वायर, एफ आई इंटू में यहां पर केवल एक्स आई का स्क्वायर है, यहां पर केवल एक्स आई का स्क्वायर है, और माइनस में जो भी एफ आई इंटू एक्साइज का सम आ रहा है इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, इस पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो इस केस में हमें कहीं पर भी, इस केस में हमें कहीं पर भी एवरेज यानी कि मीन अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर कहीं पर भी हमें एवरेज अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक फॉर्मूला आपका बड़ा काम का बनता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, है ना। कि अब आप चाहो तो ये हमारे पास प्रसरण है, ठीक है, ये हमारे पास प्रसरण है, यानी कि हम यहां से देख रहे हैं तो प्रसरण बराबर बना 1 में एन स्क्वायर, ठीक है, 1 में एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एन गुणे में समेशन एफ आई गुणे में एक्स आई का स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट क्लोज एफ आई इंटू में एक्स आई का प्रोडक्ट है, इस पूरे का होल स्क्वायर है। ये हमारे पास प्रसरण है। और मानक विचलन अगर मैं यहां से लिखूं तो मानक विचलन को हम यहां पर इसका रूट ले सकते हैं, इस पूरे का रूट, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में एन और रूट के अंदर 1 अपॉन में एन और यहां से रूट के अंदर एन इंटू में समेशन एफ आई आई का स्क्वायर माइनस में आपके पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला पूरा का पूरा निकल के आता है मानक विचलन का। क्लियर है। तो हमने बस थोड़ा सा फॉर्मूले में स्क्वायर ओपन कर दिया, इसको ओपन करके फिर हम इस फॉर्म पर लिख पाते हैं, ठीक है, प्रसरण लिख लिया तो फिर मानक विचलन भी ऐसे हम लिख पाते हैं। तो ये हमें क्या बचाता है, यहां पर हमें कहीं एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम इसको और सिंपल बना सकते हैं, है ना, और भी छोटा कर सकते हैं, और भी छोटा करने के लिए, और भी छोटा करने के लिए यहां पर हम क्या यूज करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं, हमें पता है
कि जो यू आई होता है वो होता है एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच के बराबर। किसके बराबर होता है? यू आई जो होता है वो एक्स आई माइनस में ए अपॉन एच के बराबर होता है। तो जितने भी आंकड़े हैं उनमें से ए को माइनस करके एच से डिवाइड कर दो तो यू आई आ जाता है। अब समझना नया फॉर्मूला क्या बनता है, यहां से ये सीधे लिख लेना, ये एक नया फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो कि प्रसरण अगर निकाल रहे हो, है ना, प्रसरण अगर आप निकाल रहे हो तो उस केस में हमें यहां पर बनता है स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर। नोट करिएगा, एच स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एन इंटू में समेशन एफ आई इंटू में यू आई का स्क्वायर माइनस में समेशन एफ आई इंटू में यू आई का होल स्क्वायर। ये बनेगा प्रसरण, है ना, ये बनेगा प्रसरण। और जब हम मानक विचलन निकालेंगे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यहां पर मानक विचलन निकालें, क्या निकालें? मानक विचलन निकालें, तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या करोगे, है ना, मानक विचलन निकालने के लिए ये हो जाएगा आपके पास प्रसरण का वर्गमूल, रूट में प्रसरण कर देना, बस खत्म है, अलग से क्या याद करना। मानक विचलन निकालने के लिए रूट में प्रसरण कर देना। तो यहां पर एच स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एन इंटू में एफ आई यू आई के स्क्वायर माइनस में एफ आई यू आई का समेशन का होल स्क्वायर, ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? ये हमारे पास नया फॉर्मूला है। हम इसका ही यूज करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला लेस कैलकुलेटिव है, कम कैलकुलेशन लेता है, आंसर सेम निकाल के देता है। ठीक है, ये नया फॉर्मूला हमारा कम कैलकुलेशन वाला है और आंसर हमको सेम निकाल करके देता है। डन है। चलिए, तो अब हम ध्यान से देखेंगे, पहले एक बार चेक कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम ओके। चलिए जी, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन। चलो जी, आ जाओ। ठीक है, तो बस अब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और एक सवाल लगाते हैं। ठीक है, एक सवाल आ जाते हैं। ये आ गया हमारा सवाल, बाकी सब सही है। आ जाओ, इस सवाल पर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ग अंतराल है, देखना ध्यान से, एक सवाल है बस, इससे काम खत्म है आपका। ठीक है, मतलब काम खत्म मतलब कि सब सीख गए तुम। 30 से लेकर के 40, है ना, ये आपके पास में हो गया 30 से लेकर के 40, उसके बाद 40 से लेकर के 50, फिर आपके पास 50 से लेकर के 60, फिर 60 से, एक सेकेंड, 60 से लेकर के 70, 70 से आपके पास में 80, 80 से यहां से 90 और 90 से आपके पास यहां पर 100। ये वर्ग अंतराल है। और अब यहां पर सबसे पहला काम हमारा है एक्स आई निकाल लो, है ना। एक्स आई 30 से 40 में यहां पर बनेगा 35, फिर ये बनेगा 45, फिर ये बनेगा 55, फिर ये बनेगा आपके पास में 65, फिर ये बनेगा आपके पास में 75, फिर ये बनेगा आपके पास में 85 और ये बनेगा आपके पास में 95, 95। डन है, पक्की बात, ओके। अब हमें यहां से पता है कि ए क्या ले सकते हैं, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको ए लोगे ना, जो बीच में बैठा है ना, ये हमारे पास में ए है। तो ए हमारे पास क्या बन गया, 65 बन गया। ए क्या बन गया हमारे पास, 65। देखो, माध्य आप अपने आप स्वयं निकाल लीजिएगा, माध्य मैं नहीं निकालना। ठीक है, माध्य स्वयं निकाल लेना। हम सीधे यहां पर प्रसरण और मानक विचलन निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, सीधे प्रसरण और मानक विचलन निकाल के दे रहे हैं, माध्य स्वयं निकाल लेना। अब इतना तो आपको पता है कि भैया माध्य कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, ए मेरे पास में 65 है, मैं जो सिखाना चाहता हूं वो समझिए। ए हमारे पास में 65 है, मैंने क्या बताया कि भाई जो यू आई है, अब जैसे यहां पर मैं यू आई लिख रहा हूं, लेकिन आप ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर ये वाई आई लिखा है, वाई आई और यू आई दोनों सेम चीज है, काम दोनों का वही है,
xi माइनस में a अपॉन h कर देना। काम वही है ना, चाहे तुम इसको ui पढ़ो चाहे yi पढ़ो, है ना, चाहे तुम ui पढ़ो चाहे yi पढ़ो, काम सेम है। मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम बचपन से जब भी पढ़ते आ रहे हैं तो ui पढ़ते आ रहे हैं ना, इसलिए मैंने वही चीज यहाँ पर आपके पास लिखी है। ठीक है, तो यहां पर ui बराबर क्या होगा, हाँ जी, xi माइनस में a अपॉन में आपके पास h होगा, यही होगा। चलो जी, तो फ्रीक्वेंसीज तो लिख ही लो पहले, तो फ्रीक्वेंसीज तो लिख ही लो। ये आपके पास में 3, ये आपके पास में 7, ये आपके पास में 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद यहाँ पर 8, 8 के बाद यहाँ पर 3, 3 के बाद यहाँ पर आपके पास में 2, क्या बनेगा 3 7, 3 7 12 15 8 3 2, 3 7 12 15 8 3 2। ठीक है जी, और यहां से यू आई बराबर आपके पास हो जाएगा एक्स आई माइनस में ए अपॉन एच। एच यहां पर कितना है 10 10 10। चलो जी, तो 35 में 65 का डिफरेंस कितना आया, 30 का अंतर आ रहा है, 30 माइनस 30 बटे 10, माइनस में 3 आएगा, यहां से माइनस में 2 आएगा, यहां से माइनस में 1 आएगा, यहां से आपके पास में 0 आएगा, यहां से आपके पास में कितना आएगा, ठीक है, -1 0, ठीक है, फिर यहां से आपके पास में 1 आएगा, फिर ये आपके पास में 2 आएगा, फिर ये आपके पास में 3 आएगा। ठीक है, डन है, ओके। ये हमारे पास यू आई है, ये हमारे पास में क्या है, यू आई है। आ जाओ, अगला स्टेप, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं प्रसरण का, ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। प्रश्न का फॉर्मूला है एच स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एन इंटू में समेशन एफ आई इंटू में वाई आई का स्क्वायर, और माइनस में ब्रैकेट क्लोज एफ आई इंटू में यू आई लिख लो ना, जब यू आई लेकर के चल रहे हैं तो, ठीक है, एफ आई इंटू में यू आई का स्क्वायर, और माइनस में आपके पास ब्रैकेट क्लोज एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें देखना ध्यान से, दो चीजें निकालनी है, यू आई का स्क्वायर भी निकाल लो। यहां पर यू आई का स्क्वायर क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 1, फिर ये 4, फिर ये आपके पास में 9। ठीक है, एफ आई इंटू में यू आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू में यू आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखना, है ना, ये बनेगा आपके पास में 3 9 तिक 27, फिर 7 7 चौक 28, फिर 12 12 एकम 12, फिर 15 15 दिए 0, 8 एकम 8, 3 चौको 12, 9 दूनी 18। ठीक है जी, कोई दिक्कत, चेक कर लेना एक बार, ये बनेगा 27 28 12 0 8 12 और 18। ठीक है, अगला कॉलम हमारे पास आई इंटू में यू आई का है ना, एफ आई इंटू में यू आई का, तो ये कितना बनेगा 3 तिहाई माइनस में 9, ठीक है, 7 दूनी माइनस में 14, 12 कम माइनस में 12, फिर 15, देख लेना, ये बना आपके पास माइनस में 9, फिर ये बना आपके पास माइनस का 14, फिर ये बना आपके पास माइनस में 12, फिर ये बना आपके पास में 0, फिर ये बना आपके पास में 8, फिर ये बना आपके पास 3 दूनी 6, फिर ये बना आपके पास में 6। ठीक है, चेक कर लो, -9 -14 -12, फिर 0, फिर 8, फिर 6, फिर 6। ठीक है, चलो अब यहां पर सम निकालना है, तो अब आप देख सकते हो कि n क्या है, फ्रीक्वेंसीज का सम, तो यहां पर फ्रीक्वेंसीज का सम कितना बन रहा है, 3 + 7 7 3 10, 7 3 10 10 10 20 2 22,
22 5 27 10 37, 37 3 40 8 48 तो 50। ये बन गया आपके पास में 50। एन की वैल्यू हमारे पास में कितनी बन रही है? एन की वैल्यू हमारे पास में 50 बन रही है। ठीक है, एच हमको पता है भाई, एच हमको पता है कि एच की वैल्यू हमारे पास में 10 है। अब देखना एफ आई इंटू यू आई के स्क्वायर का सम, ये सम कितना बन रहा है? ठीक है, ये सम अगर आप करोगे तो बन जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड ये तो कुछ गलत आ रहा है, हाँ ठीक है। देखना यहाँ पे ऐड करो, 8 7 15, 15 2 17, 17 3 20, 5 25 तो 27, 27 3 30 5 35, 35 की 5, यानी कि हमारे पास समेसन एफ आई इंटू में यू आई का स्क्वायर, 35 की 5 हासिल लगी आपके पास 3, हासिल लगी आपके पास 3। फिर अगला यहां से बनेगा आपके पास 2 2 4 1 5, 5 6 7, 7 3 10, 105, ये 105 बन गया। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई इंटू में यू आई, ये कितना बनेगा इसका स्क्वायर? तो पहले इसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 6 6 12, 12 से 12 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 14 और 9, 8 और 6 14, तो माइनस का 6, 9 6 15, तो ये बनेगा माइनस में 15, माइनस के 15 का वर्ग। ठीक है, माइनस का 15 माइनस के 15 का वर्ग आपके पास में 225। सारी वैल्यूज को रख देते हैं तो यहां से हमारे पास में प्रसरण कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। एच स्क्वायर, एच मेरे पास 10 है तो 10 का वर्ग, एन हमारे पास में कितना आया है 50, तो 50 का वर्ग, ब्रैकेट क्लोज, एन की वैल्यू 50 है। उसके बाद एफ आई इंटू में यू आई का स्क्वायर हमारे पास 105 है, ये हमारे पास 105 बना, माइनस में आपके पास इसका वर्ग यानी कि 225, माइनस में आपके पास में 225, यही फॉर्मूला है। ये बन गया आपके पास में 10 का वर्ग 100, 55 25, ये बन गया 2500। ठीक है, और यहां से बना आपके पास 50 गुणे 105 माइनस का 225, 25, तो यहां से भाग दोगे तो कितना बनेगा? 25 दूनी 50, 2 गुणे 105, 25 चौको 100, 25 अठे 200, 25 नैया यहां पर 9 कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 210 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपके पास बनेगा 201 के बराबर। कितना बनेगा? 201 के बराबर। तो यहां से मानक विचलन कितना आ जाएगा हमारे पास? मानक विचलन आएगा वर्गमूल 201, है ना। मानक विचलन हमारे पास वर्गमूल 201 निकल के आएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मानक विचलन हमारे पास वर्गमूल 201 निकल करके आएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ये जो है, ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला हमने आपको यही यूज करना है। ठीक है, यही यूज करना है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले को अच्छे से एक दो बार लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो सवाल एक माध्य प्रसरण मानक विचलन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। ठीक है, जरूर से इसको एक बार हमें दोबारा भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो रिवीजन है, रिवीजन क्या बोल सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस है क्लास 11th का, वो फिनिश होता है। ठीक है, और बस आप लोगों को सभी लेक्चर्स को, जितने भी लेक्चर्स आपके पहले हुए हैं उनको एक एक बार जाकर के गो थ्रू हो लेना और रिवीजन कर लेना ताकि आपको और ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ सके। तो भाई बहुत ही अच्छा सफर रहा, आप सभी को पढ़ाने में जो मजा आया इस साल मैं कह नहीं सकता। और मैं ये आज ही अपने बाकी सारे दोस्तों से डिस्कस भी कर रहा था कि ये जो चैनल है फिजिक्स बाय पंकज सर, यहाँ पर पहली बार मेरा, आज तक मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक का कंप्लीट सिलेबस, हर चैप्टर का वन शॉट, पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पर मौजूद है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि यार सब कुछ कंटेंट जो भी 9 10th 11 12th का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो सकता था वो मैंने इस चैनल पर डिलीवर दिया है। और आप इससे पढ़ करके बहुत बेहतर कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे
नंबरों के साथ पास हो सकते हैं। और बस यही चाहूंगा कि आप लोग जब लेक्चर्स को देखें और लेक्चर्स से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो जरूर से अपने फीडबैक भी अपने साथ शेयर करिएगा। और इसी तरह इस चैनल पर आपको बाकी और भी वीडियोस, चीजें, ये सफर यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, ये तो सफर की शुरुआत है। सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।